सो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो पिछले लेक्चर में आपने देखा कि फ्रिक्शन जो है ये एक नेसेसरी इवल है, ठीक है। तो एक तरीके से ये नेसेसिटी भी है, ऊपर से इवल भी है। लेकिन फ्रिक्शन को हम पूरी तरीके से दुनिया से अगर फ्रिक्शन खारिज हो जाए तो दुनिया चल नहीं सकेगी, ठीक है ना, दुनिया हॉल्ट पर आ जाएगी। लेकिन दूसरे तरीके से फ्रिक्शन जो है ये जरूरी है ना रियल लाइफ के लिए, लेकिन ये एक हद से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन को कंट्रोल करना है, एक हद से ज्यादा इसको इंक्रीज होने नहीं देना है ना। तो अगर दो बॉडीज के फ्रिक्शन, दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन है, अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा हो जाए तो इसको कैसे रिड्यूस किया जाए, फ्रिक्शन को कैसे मिनिमाइज किया जाए, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाए बिटवीन टू सरफेसेस। तो कुछ मेथड्स हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है, तो जिनकी वजह से हम फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस हम रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो पहला मेथड जो है दैट इज कॉल्ड पॉलिशिंग और लुब्रिकेटिंग, ठीक है ना। तो दो सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में होती है चलते चलते, ठीक है ना, उनकी सरफेसेस को अगर हम पॉलिश करेंगे या उनके बीच में अगर हम कोई लुब्रिकेंट डालेंगे तो उसे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अभी हम बताएंगे कैसे, इसके पीछे रीजन भी है। तो दूसरा तरीका है बाय स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडीज। तो जो बॉडी किसी फ्लूइड में से गुजरती है उस बॉडी की जो शेप है उसको एक खास शेप देते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है ना। इसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है बिटवीन दैट बॉडी एंड दैट फ्लूइड लेयर्स, ठीक है। ये भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर। तो चौथा तरीका है बाय लाइनिंग द पार्ट्स ऑफ बॉडीज जो मोशन में होती है, एलॉय से उनको हम लाइन करते हैं। और पांचवा मेथड है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स, ठीक है। इन मेथड्स को हम एक एक करके थोड़ा देखेंगे ताकि आपको पता चले कि ये मेथड्स कैसे वर्क करती हैं और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो पहला चीज जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम लुब्रिकेट करेंगे दो बॉडीज को, यानी जो दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आ जाती है, जो दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन होती है, उन बॉडीज की सरफेसेस को पॉलिश करने से, उनको लुब्रिकेट करने से कैसे हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको पता होगा कि फ्रिक्शन का रीजन क्या है, मैंने आपको दो थ्योरीज फ्रिक्शन की पढ़ाई है, अगर आपको याद होगा। मैंने कहा कि जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आ जाती है तो ये जो बॉडीज होती है इनकी जो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ जाती है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पर बैठ जाती है चलने के लिए, ठीक है। ये देखिए, मान लेते हैं कि ये ग्राउंड है नीचे और ये ऊपर एक बॉक्स है, तो बॉक्स चलना चाहता है ग्राउंड पर। बॉक्स का नीचे वाला सरफेस कांटेक्ट में आ जाता है ग्राउंड के साथ, लेकिन ये सरफेसेस कितनी भी स्मूथ हमें क्यों न दिखे, इन सरफेसेस में क्या होता है, इरेगुलरिटीज, है ना। ये बाहर की जाने के प्रोजेक्शंस, ये दांत जैसे जो होते हैं इनको प्रोजेक्शंस बोलते हैं। और जो, ठीक है ना, वो गड्ढों की तरह है, दोज आर कॉल्ड एज डिप्रेशंस। तो हर कोई बॉडी कितनी भी स्मूथ क्यों हो, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ना, जब हमने पढ़ा क्या थ्योरीज व्हिच एक्सप्लेन फ्रिक्शन। तो वहां हमने बता दिया कि जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आ जाती है, दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ जाती है, ये जो सरफेसेस होती है हमें कितनी स्मूथ क्यों न दिखे, लेकिन अंडर ए पावरफुल माइक्रोस्कोप इनमें भी इरेगुलरिटीज हो जाती है। और हमने बता दिया कि जब ये बॉडी इस बॉडी पर चलना चाहती है तो ये जो यहाँ पर इरेगुलरिटीज है, तो जब ये इरेगुलरिटीज इनमें फंस जाती है इन डिप्रेशंस में, तो इंटरलॉकिंग हो जाती है ना। जितनी ज्यादा इंटरलॉकिंग हो जाए उतना ज्यादा इस बॉडी को मुश्किल चलना होगा, इस बॉडी की सरफेस को। तो इंटरलॉकिंग ही हमने वहां बता दिया कि कॉज है फ्रिक्शन का, इंटरलॉकिंग ऑफ दिस प्रोजेक्शन जस्ट लाइक दैट। तो अगर हम इंटरलॉकिंग को कम कर सके तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई यहाँ पर काम में आता है लुब्रिकेटिंग और पॉलिशिंग। तो इसका मतलब है जब हम एक लुब्रिकेट बीच में लगाते हैं इन दो सरफेस, यानी ग्रीस वगैरह जिसको आप बोलते हैं ना, तो जब हम बीच इन दो सरफेस के बीच में ग्रीस लगाएंगे, वो ग्रीस क्या करती है, वो बेसिकली इन डिप्रेशंस में चली जाती है। ये जो गड्ढे जैसे होते हैं ना, तो इनमें चली जाती है इन डिप्रेशन, तो ये डिप्रेशंस कम हो जाते हैं। फिर ऊपर वाले दांत जो नीचे वाले इन डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उनका ज्यादा इंटरलॉकिंग नहीं हो जाता है। तो जब इंटरलॉकिंग कम हो गया तो फ्रिक्शन कम हो गई, जस्ट लाइक दैट। तो बहुत सिंपल रीजन है कि लुब्रिकेट करने से या पॉलिश करने से दो सरफेसेस को फ्रिक्शन कैसे काम होता है, कि बेसिकली जो इंटरलॉकिंग होती है जब आप लुब्रिकेट लगाते हैं तो वो इन डिप्रेशंस में चला जाता है ना, ये डिप्रेशंस थोड़ी फिलअप हो जाती है, तो जिसकी वजह से जब एक बॉडी फिर दूसरी बॉडी पर चलना चाहती है तो इंटरलॉकिंग कम हो जाती है, तो जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है ना। ये इसके पीछे रीजन है। दूसरा जो हमने बता दिया आपको, अगर हम बॉडीज को स्ट्रीमलाइन करेंगे, स्ट्रीमलाइन करने का मतलब क्या है, एक खास शक्ल हम बॉडी को देते हैं, एक खास शक्ल है। ये पर्टिकुलरली वर्क करता है ये वाला मेथड जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में से चलना होगा। जैसे बताएंगे मछली जो है पानी में चलती है ना। अब सीधी बात है, जब मछली पानी में चलती है ना, तो ये जो पानी की डिफरेंट लेयर्स है ना, तो ये मछली के चलने को अपोज करती है। इसका मतलब है फ्रिक्शन वहां पर, ये लेयर्स जो डिफरेंट लेयर्स होती है इस फ्लूइड की, नहीं तो यही फ्रिक्शन करती है। लेकिन जो बॉडी चलेगी इस फ्लूइड में से, उसका कितना एरिया एक्सपोज होगा इस फ्लूइड को, है ना। अगर ज्यादा बॉडी का ज्यादा एरिया
फ्लूइड की लेयर्स को एक्सपोज हो गया तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा है। तो जब ये बॉडी चलेगी, अगर उसकी बॉडी का चलते चलते कम एरिया कंटैक्ट में आ गया फ्लूइड लेयर्स के साथ, है ना, तो सीधी बात है कि वहां पर फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगा। इसके लिए आपके पास एक सिंपल रीजन है ना, सिंपल एग्जांपल आपके पास है। अगर आपके पास एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला जस्ट लाइक दैट, ये अम्ब्रेला अगर आप बंद करके, ठीक है ना, अभी आपने इसको खुलाया नहीं है, बंद करके रखा, और जो इसका ये टिप होता है अम्ब्रेला का, आप ऐसे चलते हैं, उधर से हवा आ रही है ना, तो आप हवा के अगेंस्ट चल रही है, तो हवा आपकी बॉडी को अपोज करता है, ये इस अम्ब्रेला को भी अपोज करेगा। लेकिन जब आप इस ऐसे चलेंगे तो ये थोड़ा अम्ब्रेला को अपोज करेगा, आपको लगेगा कि अम्ब्रेला को थोड़ा पीछे की जाने धक्का देता है, लेकिन अभी आपने अम्ब्रेला को खोला नहीं। इसका मतलब है इस टिप का जो एरिया है, सिर्फ इतना एरिया एक्सपोज हो गया, किनको, इस एयर को, यानी कम एरिया एक्सपोज हो गया एयर को, तो थोड़ा फ्रिक्शन हो गया, थोड़ा अपोज कर दिया इस एयर ने इस अम्ब्रेला की मोशन को। फिर आप क्या करेंगे, अम्ब्रेला को खोलो। तो जब आप अम्ब्रेला को खोल के चलाएंगे अगेंस्ट द विंड, तो अब ज्यादा एरिया अम्ब्रेला का शाबाश एक्सपोज हो जाएगा विंड को। तो जब आप अम्ब्रेला को अगेंस्ट विंड चलाएंगे तो उसकी जो वो स्पोक्स वगैरह है, ठीक है ना, वो टूट जाएगी, जस्ट लाइक दैट, अम्ब्रेला टूट जाएगा जस्ट लाइक दैट। वजह क्या, स्ट्रीमलाइनिंग अब आपने देख लिया कि ये दूसरा मेथड है जिनसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पर्टिकुलरली जब एक बॉडी किसी फ्लूइड में से चलती है, जैसे मछली चलती है पानी में से, जैसे एरोप्लेन चलता है एयर में से, ठीक है ना, तो हम इनकी बॉडीज को एक खास शेप देते हैं ना, ताकि इनकी बॉडी चलते चलते उसका कम एरिया एक्सपोज हो जाए जो फ्लूइड लेयर, जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाए। सो दैट्स व्हाई हम एक खास शेप देते हैं, जैसे मछली को शेप दे दी है अल्लाह ने चलने के लिए, ठीक है ना, पानी में जस्ट लाइक दैट। तो जब ये पानी में से चलती है तो इसका बहुत कम एरिया एक्सपोज होता है जो फ्लूइड लेयर है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है। दैट्स व्हाई हम एरोप्लेन को भी एक खास शेप देते हैं, ताकि जब वो चले इन फ्लूइड लेयर्स में से तो बहुत कम एरिया एक्सपोज हो जाए जो फ्लूइड लेयर, जिसकी वजह से वहां पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो अगर हम आर्म शेप देते हैं, जैसे व्हीकल्स की शेप होती है फ्रंट शेप, अगर हम ऐसा शेप देंगे किनको, शाबाश एरोप्लेन को, चूंकि एरोप्लेन का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा एरिया एक्सपोज हो जाएगा फ्लूइड लेयर्स को, एयर के लेयर्स को, जिसकी वजह से ट्रेमेंडस फ्रिक्शन हो जाएगी और वहां पर एरोप्लेन जो है वो चल नहीं सकेगा, बल्कि नीचे गिर जाएगा। सो दैट इज व्हाई कि ये स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाने से भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जब एक बॉडी, ठीक है ना, किसी फ्लूइड में से गुजरती है। तो स्ट्रीमलाइन तरीका यही है बॉडी को रिड्यूस करने का, उसके एरिया को कम करने का, ताकि जब वो बॉडी चले उस फ्लूइड में से तो कम एरिया एक्सपोज हो जाए जो फ्लूइड लेयर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन वहां पर कम हो जाए। तो ये दूसरा मेथड है जिनसे हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो तीसरा तरीका फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर, बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर बिटवीन सरफेसेस, मॉइस्चर बिटवीन सरफेसेस। तो जो दो सरफेसेस कंटैक्ट में आ जाती है चलने के लिए एक दूसरे पर, ठीक है ना, अगर उन सरफेसेस के बीच में मॉइस्चर है तो वहां पर फ्रिक्शन ज्यादा होगा, अगर वो सरफेसेस ड्राई है तो वहां फ्रिक्शन कम होगा। मान लेते हैं कि आप अपने दो हाथों को फ्रिक्शन देते हैं ताकि वहां पर हीट पैदा हो जाए, तो अगर ये आपके हाथ बिल्कुल खुश्क है तो इनके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगर आप थोड़ा पानी लगा देंगे अपने हाथों पर, थोड़ा पानी लगा देंगे, फिर आप देखेंगे कि आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक हाथ को दूसरे हाथ पर चलाने के लिए। तो इसका मतलब है जितना मॉइस्चर ज्यादा होगा दो सरफेसेस के बीच में तो वहां फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और जितना मॉइस्चर कम होगा उतना फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास एक और मेथड आ गया फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का, कि जो दो बॉडीज आपस में कंटैक्ट में हो जाती है, अगर उनके बीच में कुछ मॉइस्चर है, अगर आप मॉइस्चर को अवॉइड करोगे, अगर आप मॉइस्चर को कम करोगे, सो यू कैन रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन दोस टू बॉडीज। ठीक है, तो ये तीसरा मेथड है। चौथा मेथड और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है कि बाय लाइनिंग द बॉडीज, बाय लाइनिंग द बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद एलॉयज। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट्स आपस में कंटैक्ट में आ जाते हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं मेटल के बने हुए हैं, ठीक है, तो जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर चलता है तो आपस में कंटैक्ट में आ जाते हैं, मेटल के साथ कंटैक्ट में आ जाता है, तो वहां पर कोई फ्रिक्शन होगी। लेकिन अगर आप इन मेटल सरफेसेस को एलॉयज से लाइनिंग करेंगे, ठीक है ना, तो फिर वहां पर आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एलॉय कैसे बनता है? तो एलॉय बनता है जब दो मेटल्स या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में मिलते हैं, जस्ट लाइक दैट, तो वहां पर एक एलॉय बन जाती है। तो एलॉय की खासियत क्या होती है? जब मेटल्स जो होते हैं सेपरेटली जो मेटल्स होते हैं उनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होता है बनस्बत जब उन मेटल्स के मिलने से एलॉय बनेगी, तो जो एलॉय बनेगी उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है बनस्बत उन मेटल्स के जिनकी वो बनी होती है।
सो दैट इज वाई जब दो मेटल सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे चलते चलते तो वहां ज्यादा फ्रिक्शन होगी। अगर एलॉय और मेटल या एलॉय और एलॉय आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वहां पर फ्रिक्शन कम होता है। वहां वाई कि ये जो एलॉयज होती है कि उनका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है बेनिस्बत उन मेटल्स के जिनकी ये बनी होती है, जस्ट लाइक दैट। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आप देखेंगे जो शाली कूटने की मशीन होती है ना, जिसमें हम शाली को कूटते हैं, तो वहां पर जब हम शाली जो है ऊपर डालते हैं, ठीक, तो अंदर लगा होता है एक सिलेंडर, ठीक है, आपने देखा होगा उसका ये बाहर वाला हिस्सा जनरली नजर आता है घूमते घूमते रोटेट करते करते। तो जब ऊपर से आप शाली डालते हैं तो शाली जब नीचे आ जाती है तो उससे आप चावल बाहर निकालना है, उसको कूटना है, तो क्या होता है एक सिलेंडर होता है जो मैंने दिखा दिया अभी, लेकिन ये सिलेंडर जनरली आयरन का होता है, जनरली आयरन का होता है, ठीक है। तो जब ये सिलेंडर घूमता है, ठीक है ना, बेल्ट की वजह से जब ये घूमता है तो इसके नीचे एक सरफेस होती है, लेट मी सपोज यहाँ कोई सिलेंडर सरफेस बाहर होती है तो इसके अंदर ये घूमता है। तो जब ना ये जो शाली है इसके नीचे जाता है तो ठीक है ना, तो इसके घूमने की वजह से वहां से, ठीक है ना, हसक जो है वो अलग हो जाती है और चावल बाहर निकलता है। लेकिन एक बात है, घूमते घूमते ये सरफेस जो है, ये सरफेस, ये जो सिलेंडर की सरफेस है, ये बिल्कुल कांटेक्ट में आ जाती है नीचे वाली सरफेस के साथ, जो भी नीचे इसकी सरफेस होगी जस्ट लाइक दैट, तो वहां पर फ्रिक्शन होगा। लेकिन अगर ये आयरन का बना हुआ है, नीचे वाली सरफेस भी आयरन है, तो वहां पर कुछ फ्रिक्शन होगा, है, ठीक है ना। लेकिन ये वो फ्रिक्शन जो है वो थोड़ा ज्यादा होगा, जिसकी वजह से वहां मशीन के डैमेज होने का खतरा है, एक्स्ट्रा हीट डैमेज है, वहां पर डेवलप होने का खतरा है, जिसकी वजह से वो मशीन जो है वो बेसिकली डेंजर में पड़ जाएगी, वो जल भी सकती है, जस्ट लाइक दैट। फिर हम क्या करते हैं, क्या हम ये जो यहाँ पर ये जो लॉग होता है आयरन का, तो ये जनरली आयरन का बना होता है ना। तो इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम लाइनिंग करते हैं, सिरे लाइनिंग करते हैं एलॉय की, यानी ऊपर लाइनिंग चढ़ाते हैं किसकी, किसी एलॉय की, है ना। तो सीधी बात है, जब ये लॉग अब घूमेगा, रोटेट करेगा, तो अब ये आयरन वाली अंदर वाली सरफेस तो आयरन की है, ऊपर से हमने लाइनिंग की एलॉय की, है ना। तो जब ये सिलेंडर जब रोटेट करेगा तो नीचे वाली सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में आ जाएगा ना, वो अंदर का आयरन ही आ जाएगा, जो बल्कि बाहर वाली जो सरफेस है ना, बाहर वाली जो लाइनिंग है ना किसकी, एलॉय की, वही कांटेक्ट में आ जाएगी दूसरी सरफेस के साथ। और चूंकि एलॉय का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है, इसलिए अगर डायरेक्ट आयरन आता आयरन के साथ कांटेक्ट में तो फ्रिक्शन ज्यादा होता है। अब चूंकि हमने लाइनिंग चढ़ाई, शाबाश, किस पर, आयरन पर, किसकी, एलॉय की, अब एलॉय कांटेक्ट में आ गई नीचे वाली आयरन के साथ, जस्ट लाइक दैट, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, चूंकि एलॉय का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है बेनिस्बत उन मेटल्स के जिनकी वो वैल्यू होती है, जस्ट लाइक दैट, है। अब यहाँ पर रीजन आता है, ठीक है ना, आप इसको ऐसे लाइनिंग दिखा सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, ये देखिए आप, इस पर हम लाइनिंग लगाते हैं, लाइनिंग चढ़ाते हैं किसकी, एलॉय की, ठीक है ना, जिसकी वजह से जब ये घूमता है, जब ये रोटेट करता है, तो ये लाइनिंग एलॉय की ही कांटेक्ट, अंदर वाली सरफेस कांटेक्ट में नहीं आ जाती है, किसके साथ, शाबाश, उस सरफेस के साथ, जस्ट लाइक दैट, जिस पर ये घूमती है। अब आप कहेंगे सर ठीक है, फिर हम इसको आयरन का क्यों बनाएंगे, इस लॉग को जो ये रोटेट करता है, इसको डायरेक्ट बनाते हैं एलॉय का, है? लेकिन उसके लिए रीजन ये है कि बेसिकली एलॉयज का जो कीमत होता है ना, एलॉयज का जो कॉस्ट होता है वो मेटल्स से ज्यादा होता है, जिन मेटल्स का वो बना होता है, जस्ट लाइक दैट, कि जनरल जो एलॉयज होती है उनका कॉस्ट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू उन मेटल्स के जिनकी वो बनी होती है। अगर सेपरेटली उन मेटल का कॉस्ट देखेंगे बहुत कम होता है, बेनिस्बत उन मेटल्स से जो एलॉय बनती है तो एलॉय का कॉस्ट ज्यादा हो जाता है। तो अगर आप डायरेक्टली इस ये जो यहाँ पर लॉग है इसको आप डायरेक्ट एलॉय का बनाएंगे, आप कहेंगे डायरेक्ट एलॉय का ही बनाएंगे, लाइनिंग क्यों चढ़ा रही है, तो इसका कॉस्ट एस्केलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अफोर्डेबल नहीं रहेगी, ये कोई मशीन होगी, कोई व्हीकल होगा या और कोई चीज होगा, ये फिर अफोर्डेबल नहीं रहेगा लोगों को खरीदने के लिए, जस्ट लाइक दैट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कोई प्रोडक्ट आता है ना मार्केट में, तो उसमें परचेसिंग जो है वो तो लोगों को करनी है, अब वो लोगों को खरीदने के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। जैसे मैं आपको अभी बताऊं कि आजकल कोविड-19 की बात चल रही है, तो कोविड-19 में आज वैक्सीन की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। मान लीजिए किसी कंपनी ने वैक्सीन बना दिया, ठीक है, बिल्कुल आ गया मार्केट, तो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। फिर जब वो मार्केट में आएगा, कोई इसको खरीदने जाएगा कि मुझे एक वैक्सीन चाहिए, तो वहां पर जो वो, ठीक है ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो उसको कहेगा हाँ ठीक है आप ले लो, 1 लाख रुपए का वैक्सीन बिकता है, ठीक है ना, तो वो पीछे चलेगा, ठीक है ना, वो कहेगा नहीं मरने दो, लेकिन 1 लाख कहाँ से मैं लाऊंगा, ठीक है ना, और ये खरीदूंगा ये वैक्सीन। तो इसका मतलब है कि इतना सिर्फ नहीं देखा जाता है कोई प्रोडक्ट बनाते वक्त कि प्रोडक्ट बन गया, बल्कि ये देखा जाता है कि जिन लोगों को ये खरीदना है,
जिनके लिए, जिनको ये यूज करना है, क्या वो इसको कॉस्ट को अफोर्ड कर सकेंगे, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वहां पर, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, ठीक है ना, उस हिसाब से वहां पर मटीरियल यूज किया जाता है, जस्ट लाइक दैट। सो दैट इज व्हाई कि हम डायरेक्टली इस पूरी चीज को है, ठीक है ना, एलॉय का नहीं बना सकेंगे। इससे क्या होगा कि उस मशीन का जिसमें ये यूज होता है तो एक्सट्रीमली ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अफोर्डेबल नहीं रहेगी ना आम लोगों के लिए, जस्ट लाइक दैट। सो दैट इज व्हाई हम मेन ये जो वहां पर लाग है वो तो आयरन का बनाते हैं, उससे कॉस्ट कम हो जाता है, सिर्फ लाइनिंग करते हैं ऊपर, ठीक है ना, क्योंकि लाइनिंग डायरेक्ट में कांटेक्ट में आ जाएगी बाहर वाली सरफेस के साथ, किसी सरफेस के साथ, तो जहां पर फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो इसका मतलब है आप दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं वेरी सिंपली बाय लाइनिंग द टू सरफेसेस। ये जो दो सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, अगर आप यहाँ लाइनिंग चढ़ाएंगे एलॉय की, यहाँ लाइनिंग चढ़ाएंगे एलॉय की, तो फिर ये कांटेक्ट में आ जाएगी। अब मेन बॉडी कांटेक्ट में नहीं आ जाएगी, बल्कि ये एलॉयज की लाइनिंग आपस में कांटेक्ट में आ जाएगी चलते चलते, जिसकी वजह से बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, चूंकि एलॉयज का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है बेनिस्बत उन मेटल्स के जिनकी वो बनी होती है। सो ये चौथा मेथड है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम दो बॉडीज के बीच में फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। कैसे? कि हम उन बॉडीज की सरफेसेस को एलॉय से लाइन अप करेंगे, जिसकी वजह से जब वो बॉडीज कांटेक्ट में आ जाएंगी तो मेन मटेरियल कांटेक्ट में नहीं आ जाएगा उन बॉडीज का, बल्कि सिर्फ एलॉयज कांटेक्ट में आ जाएंगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाएगा। वजह उसके पीछे कि एलॉयज का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता है बेनिस्बत मेटल्स की जिनकी वो बनी होती है। फिर फिफ्थ मेथड जो है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है और आमतौर हम रियल लाइफ में इसको यूज करते हैं। पांचवा मेथड क्या है कि आपको पता है कि अगर आपके पास एक गैस सिलेंडर है, एलपीजी गैस सिलेंडर जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, है ना, कुकिंग पर्पसेस के लिए, हम उसी की एग्जांपल देखिए क्योंकि हम वो बार बार यूज करते हैं। तो उस गैस सिलेंडर को अगर आपको दुकान से लाना है अपने घर, ठीक है ना, एक रोड है, अगर आप उसको ऐसे पकड़ेंगे उस गैस सिलेंडर को, फिर घसीट के लाएंगे रोड पर, ठीक है ना, स्लाइड करके लाएंगे रोड पर, मान लीजिए आपका घर 50 मीटर दूर है, जस्ट लाइक दैट, तो आपको बहुत पसीना आ जाएगा, आप बहुत थक जाएंगे, आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस गैस सिलेंडर को, जिसका वजन तकरीबन अगर आप देखेंगे 30 किलो 35 किलो या 40 kg होता है, ठीक है ना, तो अगर आप उसको स्लाइड करके लाएंगे, ठीक है ना, घर तक, तो आपको एक्सट्रीमली ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी गैस सिलेंडर को, वही गैस सिलेंडर, लेकिन अब आप अगर गैस सिलेंडर को रोल करके लाएंगे, ठीक है ना, तो बड़ी आसानी से उसको घर तक पहुंचा सकते हैं। वजह क्या है? बॉडी तो वही है। तो इसका मतलब है कि जब बॉडी स्लाइड करती है दूसरी बॉडी पर तो फ्रिक्शन ज्यादा होती है, और अगर यही बॉडी रोल करेगी दूसरी बॉडी पर फ्रिक्शन कम हो जाती है। तो मतलब रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। तो इस चीज को हम बहुत जगहों पर यूज करते हैं कि अगर किसी जगह दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है और वहां पर एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है, अगर हम उस स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग में तब्दील करेंगे किसी तरीके से, अभी मैं आपको कुछ तरीके बताता हूं, ठीक है ना, किसी तरीके से अगर हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में तब्दील करेंगे, स्लाइडिंग मोशन को रोलिंग मोशन में तब्दील करेंगे, वहां पर फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है बेनिस्बत स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये चीज आपने गैस सिलेंडर में भी देखी, गैस सिलेंडर को आपने स्लाइड किया रोड पर तो फ्रिक्शन ज्यादा होगी, दैट्स व्हाई आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस फ्रिक्शन को अपोज करने के लिए। आप उस गैस सिलेंडर को रोल करोगे, ठीक है ना, बिल्कुल रोल करोगे ऐसे, आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, वजह के रोलिंग फ्रिक्शन कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जस्ट लाइक दैट। तो इस चीज के लिए अगर मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर हम बताते हैं कि हम एक्चुअली बॉल बियरिंग यूज करते हैं, बॉल बियरिंग, ताकि ये तो गैस सिलेंडर में आपने देखा, गैस सिलेंडर में आपको बहुत आसानी हो गई है ना, क्योंकि गैस सिलेंडर सिलेंड्रिकल शेप का था। अब ये शेप ले लीजिए आप, मान लीजिए ये आयरन का बना हुआ है, बहुत बार ये मान लेते हैं 100 kg इसका वजन है, बिल्कुल अगर आप देखेंगे रेक्टेंगल क्यूबाइडल शक्ल का ये कोई शीट है, आयरन का शीट 100 kg है, इसको मुझे इस ग्राउंड पर चिकना चलाना है, यहां से वहां तक चलाना है। तो ये शीट जो है, ये जो सिलेंडर नहीं है ना, ये बिल्कुल ग्राउंड पर है, तो अगर मैं इसको ऐसे पकड़ूं और घसीट के लाऊं इस पर, मैं हो सकता है मैं इसको ठीक है ना एक जगह से दूसरी जगह तक हिला भी नहीं सकूंगा, जैसे क्योंकि बहुत भारी है, क्योंकि इसको स्लाइड करना है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। फिर मैं क्या करूंगा, इसी शीट को अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ग्राउंड पर रखूंगा कुछ अखरोट, जनरली उनकी शेप सिलेंडर होती है, कुछ अखरोट रखूंगा ग्राउंड पर बहुत सारे, उन अखरोट जो है उस पर रखूंगा इस आयरन शीट को। अब ये आयरन शीट पहले मुझे चलाना बहुत डिफिकल्ट हुआ था, क्योंकि मुझे स्लाइड इसको करना पड़ा करूंगा। अब बीच में चूंकि मैंने अखरोट डाले है ना, अब अखरोट पर रखता हूं इस ऑब्जेक्ट को, फिर मैं क्या करता हूं, फिर अगर मैं पीछे से थोड़ा धक्का दे दूं जस्ट लाइक दैट, है ना, तो ये आयरन शीट जो है उधर तक चला जाएगा जस्ट लाइक दैट। वजह क्या है,
कि वो जो अंदर मैंने अखरोट रखे ना, सिलेंड्रिकल शेप के अखरोट, वो चूंकि हार्ड होती है ना, तो उन्होंने बॉल बियरिंग्स का काम किया है ना, उन्होंने इसकी जो स्लाइडिंग मोशन थी ना, इसको रोलिंग में तब्दील किया, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगी। जस्ट लाइक दैट। या अगर आपके पास अखरोट नहीं है, इस जैसे दो स्ट्रक्चर है वुड के दो स्ट्रक्चर जैसे हैं, जस्ट लाइक दैट, तो आप एक ग्राउंड पर रखेंगे, बिल्कुल एक रखेंगे यहाँ, एक रखेंगे या इसी पर आयरन शीट को रखेंगे, इन जैसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर उस पर, फिर आयरन शीट को पीछे से धक्का दे दो, तो आयरन शीट जो है बहुत कम फोर्स से उधर तक चला जाएगा। जस्ट लाइक दैट। वजह क्या है कि इन दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स ने आपकी इस आयरन शीट की मोशन को स्लाइडिंग से तब्दील किया रोलिंग में, ठीक है ना। तो ये इन्होंने काम किया बॉल बियरिंग्स का। वो जो अखरोट है उनको हम वहां पर बॉल बियरिंग्स बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने स्लाइडिंग मोशन को तब्दील किया रोलिंग मोशन में। और ये तरीका हम बहुत जगह इस्तेमाल करते हैं रियल लाइफ में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। इस तरीके को हम बोलते हैं बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स, ठीक है ना। तो अगर हम बॉल बियरिंग यूज करेंगे, उससे भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग बोलते हैं यही, ये जो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं अखरोट जैसे, अब ये जनरली मेटल के बने होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग्स से फ्रिक्शन कम की जाती है दो सरफेस के बीच में, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि बॉल बियरिंग्स जो है ये स्लाइडिंग मोशन को तब्दील करती है रोलिंग मोशन में, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। इसका एक यूज आप करते हैं बॉल बियरिंग्स का, एक यूज, ठीक है, मैं आपको सिंपल यूज बताऊंगा इसका, कि आपके पास जो कॉट होती है, जनरली हम गाँव में कॉट इस्तेमाल करते हैं, जिसको आप रेड़ा बोलते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है, ये एक्सल होता है, एक्सल। अब एक्सल के यहां पर बाहर होता है टायर, है ना, तो टायर जो है ये अंदर एक्सल के साथ जुड़ा होता है। अब अगर डायरेक्ट ये एक्सल के साथ जुड़ा रहेगा, तो अगर आप रेडा को चलाएंगे ना, ये रोल नहीं करेगा, स्लाइड करेगा, और आपको बहुत ज्यादा धक्का देना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा इस कार्ट को चलाने के लिए। लेकिन होता क्या है कि यहाँ बीच में लगी होती है बॉल बियरिंग्स, ये बिल्कुल स्फेरिकल होती है, मेटल की बनी होती है, ठीक है। बीच में अगर आप वहां पर देखेंगे एक्सल और इस टायर के बीच में ये बॉल बेयरिंग्स होती है, ये देखिए आप। तो जब ये टायर आप पीछे से फोर्स लगाते हैं, तो जब ये टायर चलता है ना, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ जाता इस एक्सल के साथ, ठीक है ना, बल्कि ये बॉल बेयरिंग्स इस आपके टायर की मोशन को रोल करवाती है, जस्ट लाइक दैट, है ना, जिसकी वजह से जब आप धक्का देते हैं तो ये रेडा जो है ये स्लाइड करने के बजाय रोल करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है इस कार्ट को चलाने के लिए, क्योंकि जो अंदर बॉल बेयरिंग्स लगी होती है बिटवीन एक्सल एंड द टायर, तो ये बॉल बेयरिंग्स क्या करती है, ये स्लाइडिंग मोशन को तब्दील करती है रोलिंग मोशन में, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है। किसी वक्त क्या होता है, आपने हो सकता है देखा भी होगा, अगर ये थोड़ा टूट जाए अंदर, ये बॉल बियरिंग्स बाहर आ जाती है, बॉल बियरिंग, और फिर अगर आप उसी कार्ट को चलाना चाहते हैं जो अभी बहुत कम फोर्स से चलती थी, इस कार्ट को अगर आप चलाना चाहते हैं, ऑलमोस्ट वो चल ही नहीं पाती है। वजह कि ये टायर का जो अंदरूनी हिस्सा है ना टायर का, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है किसके साथ, एक्सल के साथ। अब आप जब फोर्स लगाते हैं तो वो टायर जो है वो स्लाइड करता है रोल करने के बजाय, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट कार्ट चलता ही नहीं है, जस्ट लाइक दैट। तो बहुत आसान तरीका है फ्रिक्शन को कम करने का, बहुत जगहों पर यह रियल लाइफ में हम यूज करते हैं कि हम जनरली बॉल बियरिंग्स यूज करते हैं दो सरफेसेस के बीच में। अब जब बॉल बियरिंग्स जो स्फेरिकल होती है, उनको जब हम यूज करते हैं दो सरफेसेस के बीच में, अब वो बॉल बियरिंग्स क्या करती है, वो स्लाइडिंग मोशन को तब्दील करती है रोलिंग मोशन में, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाती है। इसके पीछे रीजन है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है बैलेंस बाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन की, और यही रीजन है हम टायर्स को राउंड क्यों बनाते हैं। जो गाड़ी के टायर होते हैं ना, राउंड होते हैं ना, वो क्यों नहीं होते हैं क्यूब शक्ल के, क्यूबॉइडल शक्ल के क्यों नहीं होते हैं, वो राउंड ही क्यों होते हैं, क्योंकि जब राउंड जो टायर्स होते हैं, जब वो रोड पर चलते हैं ना, तो वो रोल करते हैं, जब रोल करते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। मान लेते हैं अगर इन्हीं टायर्स को हम क्यूबिक बनाएंगे, क्यूब शक्ल का बनाएंगे, तो फिर जब ये चलेंगे रोड पर तो ये स्लाइड करेंगे, और जब ये स्लाइड करेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्रिक्शन होगी, वहां पर धुआं निकलेगा, वहां पर बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, जिसकी वजह से इस टायर को वहां पर बिल्कुल जलने का खतरा रहेगा, और ऑलरेडी ये जो या वहां पर जो क्या बोलते हैं व्हीकल है, उसके भी डैमेज होने का खतरा रहेगा। सो दैट इज वाई इन टायर्स को हम ठीक है ना राउंड बनाते हैं, वजह कि जब ये रोड पर चलेंगे तो रोल करेंगे, और रोलिंग से फ्रिक्शन कम हो जाती है, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सो दैट्स वाई ये एक और तरीका है बॉल बेयरिंग यूज करने का, तो इसे भी हम शाबाश फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कुछ मेथड्स आपने पढ़े जिनसे हम फ्रिक्शन को मिनिमाइज रख सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, एक हद में रख सकते हैं।
ठीक कंट्रोल में रख सकते हैं, तो वो है एक है पॉलिशिंग एंड लुब्रिकेटिंग, दूसरा है स्ट्रीमलाइनिंग, तीसरा है बाय अवॉइडिंग मॉइस्चर बिटवीन सरफेसेस, चौथा मेथड है बाय लाइनिंग द बॉडीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद एलॉयज, और पांचवा है बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। तो ये कुछ मेथड्स है जिनसे आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस फ्रिक्शन टॉपिक।